श्री राधा रमण विजयते। सो आज हम लोग करने वाले हैं जनवरी 26 की आरटीपी। इस आरटीपी में बहुत कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर से इस आरटीपी को आपको देख लेना चाहिए बिफोर एग्ज़ाम्स। हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए। मैं मार्क भी करवाते चलूँगी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, स्पेसिफिकली एमसीक्यूज स्पेशली बहुत अच्छे दे रखे हैं आईसीआई ने। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इट इज़ रिलेटेड टू BCM लिमिटेड, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड जो है उत्तर प्रदेश में। इट इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। प्रोडक्ट ए क्या है, एग्जेम्प्ट है जीएसटी में, और बी और सी जो प्रोडक्ट है वो टैक्सेबल है जीएसटी में। मोर ओवर कंपनी इज एंगेज इन मेकिंग क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट डी। डी प्रोडक्ट की भी है, एक्सपोर्ट करते हैं मतलब क्रॉस बॉर्डर सप्लाई करते हैं। प्रोक्योर्ड डोमेस्टिकली फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चरर्स। इसका मतलब बेसिकली ये ट्रेडिंग सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं, ये खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। फर्दर इट इज़ एंगेज इन सप्लाइंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। हमें जनवरी मंथ की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहला हमें बोल रखा है कि कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है प्रोडक्ट ए और 1000 यूनिट्स इसकी एक्सपोर्ट करी है टू जर्मनी। 8 लाख रुपीज़ का ये अमाउंट रहेगा। सो ये क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई है हमारी यहाँ पे, है ना, एक्सपोर्ट कर रहे हो आप क्योंकि। उसके बाद दे रखा है, कंपनी सप्लाइड प्रोडक्ट सी ऑफ वैल्यू 35 लाख टू धृति लिमिटेड, नोएडा उत्तर प्रदेश, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट सी वर्थ 10 लाख सप्लाइड टू सेज यूनिट ऑफ धृति लिमिटेड इन नोएडा। सो आप देखोगे टोटल 35 लाख की सप्लाई करी है, जिसमें क्या किया है, एक तो इसकी जो धृति लिमिटेड है इसकी नोएडा उत्तर प्रदेश वाली ब्रांच को किया है, और एक इसकी सेज यूनिट को किया है। ठीक है, तो जो सेज यूनिट को 10 लाख का सप्लाई किया है वो तो ZRS है ना, और जो ये रिमेनिंग 25 लाख बचा ये क्या है, नॉर्मल इनकी सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 8 लाख का ZRS था। फिर आगे बोल रखा है, कंपनी ने इंपोर्ट किया है स्पेशलाइज हैवी टेक्सटाइल मशीनरी फ्रॉम चाइना ऑन 2 जनवरी विद CIF वैल्यू 55 लाख एंड FOB वैल्यू 53 लाख। इट सोल्ड दी सेड मशीनरी फॉर 62 लाख इन हाई सी। हाई सी में इसको सेल कर दिया। हाई सी सेल्स क्या होता है, शेड्यूल 3 में फॉल करता है ये। सो इट इज़ नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वाइल क्लियरिंग द गुड्स फॉर होम कंजप्शन, अब इन्होंने खुद ने, जो ये कंपनी थी हमारी BCM लिमिटेड, इन्होंने तो किसको सेल कर दिया, स्वदेशी टेक्सटाइल्स को। अब स्वदेशी टेक्सटाइल्स ने इसको होम कंजप्शन के लिए क्लियर करवाया है, क्या करके, बिल ऑफ एंट्री 63 लाख का फाइल करके। आफ्टर क्लियरिंग द मशीनरी फॉर होम कंजप्शन, इसको फर्दर स्वदेशी कॉरपोरेशन ने गार्गी इंडस्ट्रीज़ को 17 लाख का सेल कर दिया। सो हम अगर BCM लिमिटेड की बात करें तो ये शेड्यूल 3 का ट्रांजैक्शन है, नाइदर सेल नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे कोई भी GST लाइबिलिटी देखने को मिलेगी ही नहीं। पर स्वदेशी टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें तो उसके केस में आपको असेसेबल वैल्यू वगैरह निकालने का पूछ सकता है। तो जनरली क्या होता है, जो आपका लास्ट सेल वैल्यू होता है या फिर जो आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करते टाइम जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू थी, विच एवर इज़ हायर आप कंसिडर करते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 63 लाख का वो असेसेबल वैल्यू कस्टम्स के लिए यूज़ होगा। ठीक है, द कंपनी परचेज प्रोडक्ट Z फॉर 10 लाख फ्रॉम प्रिज्म कॉरपोरेशन जापान ऑन 5 जनवरी, और उसको डायरेक्टली रूट कर दिया प्रोडक्ट Z को कहाँ पे, टू जिनसिंग कॉरपोरेशन चाइना फॉर आई थिंक इट शुड बी 12 लाख ऑन 15 जनवरी। यहाँ पे क्या हुआ है, थर्ड कंट्री शिपमेंट कर दिया, मतलब सीधा ही रूट कर दिया प्रोडक्ट Z को। तो ये भी क्या है, शेड्यूल 3 वाला ट्रांजैक्शन है हमारा, एंड अगेन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके बाद कंपनी ने परचेज किया प्रोडक्ट D एज मर्चेंट एक्सपोर्टर फॉर 7 लाख रुपीज़। हमने मर्चेंट एक्सपोर्टर की तरह प्रोडक्ट क्या किया है, लिया है, तो सामने वाले ने 1% GST चार्ज करके लिया होगा हमें। ठीक है, write a tax invoice dated 1st January from Shaman Limited, a manufacturer registered in Maharashtra. Product D was removed on 2nd January from the premises of Shaman Limited, supplied directly to a registered warehouse. Shaman Limited has procured inputs X and inputs Y worth 1,60,000 at 99% and IGST 18% for manufacturing product Z. Product D was exported by the company टू गेट्स INC ऑफ USA। ठीक है, मर्चेंट एक्सपोर्टर में हम यही तो करते हैं, किसी से पहले लेते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं।
और इसकी FOB वैल्यू दे रखी है हमें 8,40,000। तो हमने ख़रीदा था 7 लाख पे, ठीक है। हम लोग यूपी में हैं और सामने वाला कहाँ का है, महाराष्ट्र का, तो यहाँ पे 1% IGST लगाया होगा। 1% इज टोटल, C+S मिला के 1% है, तो टोटल 1% GST होगा। तो अगर इसमें हम देखें 700 रुपीज़ का ITC रहेगा। और अगर ZRS की बात करूँ तो हमारे यहाँ से जो सेल हुई है, ठीक है, ये तो हमारी क्या है, परचेज़ है। परचेज़ पे तो ITC मैंने बता दिया आपको। और जो हमारी सेल हुई है जीरो रेटेड सप्लाई है, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट किया है गेट INC को, तो वो कितने अमाउंट की हो जाएगी, 8.4 लाख की। उसके बाद दे रखा है कंपनी ने सप्लाई किया है कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स सब्सिडरी कंपनी XYZ INC लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन फ्लोरिडा USA, और अपने ब्रांच ऑफिस को जो लोकेटेड है सैन डिएगो USA फॉर 12 lakhs एंड 24 lakhs रिस्पेक्टिवली। ये जो दोनों अमाउंट्स हैं ये रूल 28 को बेसिस पे कैलकुलेट करे गए। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जीरो रेटेड सप्लाई हमें देखना है। तो जीरो रेटेड सप्लाई कब होती है, जब वो बेसिकली या तो एक्सपोर्ट हो या सेल्स यूनिट वाला ट्रांजैक्शन हो। एक्सपोर्ट अगर हम बात करें तो सर्विसेज के केस में एक्सपोर्ट की डेफिनेशन को हमें थोड़ा यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। सो सर्विसेज की डेफिनेशन अगर आपको एक्सपोर्ट की याद हो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के डेफिनेशन में एक फिफ्थ कंडीशन होती है विच सेज व्हाट, कि जो सप्लायर और रेसिपेंट है ना, क्या सप्लायर और जो रेसिपेंट है वो मियरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। मियरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो ब्रांच मियरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होता है। इसलिए एक्सपोर्ट की जो फिफ्थ कंडीशन है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की फिफ्थ कंडीशन ब्रांच के केस में सेटिस्फाई नहीं होगी, नॉट सेटिस्फाई। पर इसमें स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन आपने पढ़ा भी होगा, मैंने भी बता रखा है कि होल्डिंग सब्सिडरी को आपस में मियरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाता, वो सेपरेट एंटिटी की तरह ही ट्रीट होते हैं। सो सब्सिडरी और होल्डिंग के केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। इसलिए फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाइड, और फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी वाले केस में इट इज़ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट है इसका मतलब यह है ZRS भी है। तो ZRS इस पर्टिकुलर केस में आपका कितना निकल के आएगा, 12 लाख रुपीज़ का, ठीक है। सो ये सिर्फ 12 लाख वाला ट्रांजैक्शन यहाँ पे ZRS होगा, 24 लाख वाला ZRS नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो कंपनी ने सेल किया है क्या, फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज ड्यू इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर 20 लाख रुपीज़। नो डिलीवरी ऑप्शन था पर इस कॉन्ट्रैक्ट में। सो डेरिवेटिव्स के केस में हम क्या देखते हैं कि अगर एक्चुअल डिलीवरी होती है तो उसको क्या कंसिडर करते हैं, GST में उसको टैक्सेबल करते हैं। बट अगर नेट सेटलमेंट हो रहा है, डिलीवरी नहीं इन्वॉल्व है, तो उसको फिर क्या ट्रीट किया जाता है, सिक्योरिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में कवर हो गया, और सिक्योरिटीज़ ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज, इसलिए GST में टैक्सेबिलिटी इस ट्रांजैक्शन की नहीं आएगी। हमें बोल रखा है GST की रेट 6% 12% है। सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ GST है, ठीक है। और जीरो रेटेड सप्लाईज बॉन्ड एल्यूटी में हो रही है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, कंपनी कैन टेक ITC ऑफ डैश ऑन प्रोडक्ट D प्रोक्योर्ड बाय इट एज मर्चेंट एक्सपोर्टर। मैंने बताया था ना, मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में कितना ITC बताया था, 700 रुपीज़ का IGST बताया था मैंने, ठीक है। 7 lakhs का 1% इज 700 रुपीज़, एंड 700 इज टोटल, ठीक है। C+S मिला के होता है, मतलब अगर C और S का मैं इंडिविजुअल रेट्स बताऊँ तो कितना होगा, 0.05%, ठीक है। तो 0.1% हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। मैंने 1% लिख रखा है क्या इसको, सॉरी 0.1 लिखना था यहाँ पे, ठीक है। मैंने लिखते टाइम गलती कर दी, कैलकुलेशन में सही किया है, ठीक है। सो 0.1% IGST होता है, और अगर मैं C और S की बात करूँ तो 0.05% हो जाएगा ईच।
सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया. उसके बाद इफ कंपनी डज नॉट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डी प्रोक्योर्ड बाय इट एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर टिल डैश इट कैन नॉट अवेल बेनिफिट ऑफ कंसेशनल रेट अंडर नोटिफिकेशन सो एंड सो. सो मर्चेंट एक्सपोर्टर में ये कंडीशन होती है कि जो सप्लायर का इन्वॉइस आपको मिलता है, सप्लायर की इन्वॉइस से 90 डेज़ के विद इन आपको क्या करना पड़ता है, विद इन 90 डेज फ्रॉम सप्लायर इन्वॉइस यू हैव टू एक्सपोर्ट. अदरवाइज आपको ये मर्चेंट एक्सपोर्ट का कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी का बेनिफिट नहीं मिलता है. ठीक है. सो अगर आप देखोगे हमें यहाँ पे बोल रखा है कि इन्वॉइस कब हुआ, 1 जनवरी को रेज हुआ है. यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2 जनवरी को ये रिमूव हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, बट इट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर अस. 1 जनवरी से हम 90 डेज़ काउंट करके चलेंगे. सो देखो 1 जनवरी से अगर मैं 90 डेज़ काउंट करूँगी, सो देखो 30 डेज़ जनवरी के हो जाएंगे, 28 डेज़ फरवरी के एंड 31 डेज़ किसके, मार्च के. और उसके बाद एक और दिन एक्स्ट्रा और लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ टोटलिंग टू जस्ट 89 डेज़ अभी तो, है ना. तो मार्च तक तो 89 डेज़ ही हो रहा है, एक और दिन. तो 1 अप्रैल वुड बी द रेलिवेंट डेट. तो 1 अप्रैल तक अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया तो फिर आप ये कंसेशनल रेट का बेनिफिट नहीं ले पाओगे. सो 1 अप्रैल इज़ द करेक्ट आंसर. अच्छा, मैं आंसर मैच भी करवाते चलूँ क्या साथ में, है ना. तो देखो फर्स्ट का आंसर ए है, सेकेंड का आंसर भी ए है. उसके बाद देखो which of the following statement is true with respect to product D procured by company as merchant exporter. So फर्स्ट लाइन क्या देखिए, कैन अवेल ITC. बिल्कुल आप ITC अवेल कर सकते हो प्रोडक्ट डी का. फिर अंडर GST लॉ द कंपनी इज परमिटेड टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डी ऑन पेमेंट ऑफ IGST ऑल्सो. नो नो नो. जब मर्चेंट एक्सपोर्ट का केस होता है, आपने ये पढ़ा होगा स्पेसिफिकली कि आप ऑन पेमेंट ऑफ GST, ऑन पेमेंट ऑफ IGST आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ बॉन्ड LUT में एक्सपोर्ट कर सकते हो. तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें गलत है, फर्स्ट पार्ट सही है. तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया. उसके बाद कंपनी कैन क्लेम ITC ऑन गुड इनपुट्स. बिल्कुल. और कंपनी इज परमिटेड टू एक्सपोर्ट ओनली अंडर बॉन्ड LUT. बिल्कुल बिल्कुल. एंड नॉट ऑन पेमेंट ऑफ IGST. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. फिर उसके बाद इसमें तो बोल दिया आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हो, तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है आपका. उसके बाद दे रखा है हमें ZRS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. सो अगर आप देखोगे 8 लाख CA, 10 लाख CA, 8.4 लाख CA. ठीक है. तो 26.4. उसके बाद मैंने बताया था इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ 12 लाख आपका ZRS है. तो 26.4 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 38.4. उसके बाद ये तो गुड्स और सर्विसेज ही नहीं था, बस यहाँ पे ट्रांजैक्शन खत्म. तो 38.4 लाख, 38,40,000 आपका क्या हो जाएगा, ZRS. ऑप्शन बी करेक्ट हो गया आपका. उसके बाद है असेसेबल वैल्यू ऑफ मशीनरी क्लियर फॉर होम कंजप्शन बाय स्वदेशी टेक्सटाइल्स. ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, या तो लास्ट सेल वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू जो आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करते टाइम यूज़ किया है ना, दैट इज़ यू हैव टू कंसिडर. अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकता है कि फर्दर सेल, होम कंजप्शन की क्लियरेंस के बाद आपने जो फर्दर सेल करी उसको कंसिडर नहीं करते हैं. होम कंजप्शन से पहले जितनी भी सेल हो चुकी है उन सब में सबसे जो लास्ट सेल वैल्यू रही है और बिल ऑफ एंट्री फाइल करते टाइम आपने जो वैल्यू यूज़ करी है, उन दोनों का अपन हायर देखते हैं. तो देखो लास्ट सेल वैल्यू आपकी थी 62 लाख रुपीज़ और बिल ऑफ एंट्री फाइल करते टाइम 63 लाख. सो विच एवर इज हायर वुड बी 63 लाख रुपीज़. सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाता है. उसके बाद कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई मेड बाय द कंपनी इन जनवरी फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल ऑफ ITC. ठीक है. ITC रिवर्सल के लिए हमें एग्जाम सप्लाई, मतलब रूल 42, 43 के लिए जो हम एग्जाम सप्लाई की कैलकुलेशन करते हैं वो यूज़ करना है. अब अगर आप आओगे, देखो इन जनरल आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एग्जाम सप्लाई नहीं है. भले ही इनका जो प्रोडक्ट ए है वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन आप देखना जो ये प्रोडक्ट ए एग्जाम्प्ट है ना, इसका ये क्या करते हैं, 0 रेटेड सप्लाई करते हैं, इसका ये एक्सपोर्ट करते हैं. इसमें बहुत कैची पॉइंट है, इसको आप चाहे तो मार्क कर लो स्पेसिफिकली कि जब हम एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट का भी क्या करते हैं, ZRS.
ZRS या एक्सपोर्ट कह लो, ZRS ऑफ एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट, उसको भी हम एग्जेम्प्ट नहीं ट्रीट करते हैं, उसको हम ZRS सप्लाई ट्रीट करते हैं। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। सो ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये भी एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं होगा इन जनरल भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल सेल्स थी, बी और सी तो प्रोडक्ट टैक्सेबल है ही हमारे। फिर ये तो मशीनरी का है ट्रांजैक्शन, ये शेड्यूल 3 वाले ट्रांजैक्शंस थे। उसके बाद आप देखोगे ये मर्चेंट एक्सपोर्ट में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट हमने सेल जो किया था वो ZRS हुआ है हमारा। कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी हमारा ZRS था। उसके बाद क्या बचा, ये ट्रांजैक्शन है सिक्योरिटीज़ वाला ट्रांजैक्शन। अब इसके अंदर हम रूल 42 43 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 1% ऑफ सेल वैल्यू। जो हमारी सिक्योरिटीज़ होती है उनके लिए हम 1% लेते हैं, और जो हमारा अगर लैंड बिल्डिंग वगैरह सेल होता है उनके लिए हम STV यूज़ करते हैं। तो इसका 1% हम ज़रूर यहाँ पे ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। सो 1% कितना हो जाएगा, ये 20 lakhs इंटू 1% वुड बी 20,000 रुपीज़, ठीक है। सो 20,000 रुपीज़ वुड बी द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई फॉर रूल 42 43 पर्पसेस या रिवर्सल ऑफ ITC पर्पसेस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सबके आंसर ऑप्शन बी ही है। अच्छा, अब आती है हमारी नेक्स्ट केस सिनेरियो। आई होप ये केस स्टडी अच्छी लगी होगी, इम्पॉर्टेंट है, एक बार भले से दोबारा से इसको और गो थ्रू कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो केस सिनेरियो 2, विजन वी प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। इट हैज़ 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कानपुर और आगरा में, दोनों ही उत्तर प्रदेश में आते हैं, और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पंजाब में है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ही एक रिटेल शोरूम भी है, और एक और रिटेल शोरूम कहाँ है, दिल्ली में। कंपनी की पॉलिसी है कि वो एक स्टेट के लिए कितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो सिंगल रजिस्ट्रेशन ही लेती है, विच मीन्स कि कानपुर, आगरा और लखनऊ इन तीनों के लिए एक रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। पंजाब के लिए एक डिफरेंट रजिस्ट्रेशन होगा, और दिल्ली के लिए एक डिफरेंट रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। सो ये 3 KAL ये तीनों एक सिंगल रजिस्ट्रेशन में है, ये आपको ध्यान में रखना है। कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स फॉर मंथ ऑफ जनवरी, क्या क्या दे रखा है देखो, हमें लखनऊ रिटेल शोरूम, कानपुर यूनिट और आगरा यूनिट की रिगार्डिंग डिटेल्स दे रखी है। चलिए देखते हैं। पहला बोल रखा है सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ठीक है। उसके बाद है परचेज ऑफ टैक्सेबल रॉ मटेरियल, हमने टैक्सेबल रॉ मटेरियल का परचेज किया है, नॉर्मल से ट्रांजैक्शन है। उसके बाद पेमेंट हमने सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज के लिए किया है। अब सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में RCM का इम्प्लीकेशन हमें देखना होता है, तो हम पहले चेक करते हैं इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या। सो अगर आप देखोगे पहला पॉइंट ही है जो हमें बोल रहा है कि कानपुर यूनिट के केस में जो सिक्योरिटी सर्विसेज का पेमेंट हुआ है वो किसको हुआ है, गार्जियनशील प्राइवेट सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को, अ कंपनी नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST। और आगरा यूनिट के केस में हम पेमेंट किया है पीस कीपर सॉल्यूशंस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को, जो एक पार्टनरशिप फर्म है। अब सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में GST में RCM कब लगता है, जब जो सप्लायर है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो और रेसिपेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले केस में क्या सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं, यहाँ पे तो बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका मतलब इस केस में तो RCM आ नहीं पाएगा। RCM नहीं आएगा तो इसका मतलब फॉरवर्ड चार्ज आना चाहिए, और फॉरवर्ड चार्ज आने के लिए रजिस्ट्रेशन भी तो होना चाहिए, मतलब फॉरवर्ड चार्ज यहाँ पे आएगा तो सही बट GST नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सामने वाला रजिस्टर्ड ही नहीं, तो GST चार्ज कहाँ से करेगा, तो इस ट्रांजैक्शन पे तो GST नहीं आएगा, ठीक है। और जो आगरा यूनिट है उसके केस में सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, बिल्कुल है, और हम क्या है रजिस्टर्ड भी है, तो हम RCM में टैक्स पे करेंगे, तो यहाँ पे RCM आ जाएगा। सो मैं ऊपर भी लिख देती हूँ,
इस केस में तो कोई जीएसटी लग ही नहीं पाएगा बिकॉज सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, वो जीएसटी चार्ज कैसे करेगा, और यहाँ पे आएगा आरसीएम। उसके बाद बोल रखा है फ्रेट पेड टू फ्लीट वेव कार्गो एंड अनरजिस्टर्ड जीटीए। सो यहाँ पे अब जीटीए की सर्विसेज आ गई। जीटीए की सर्विसेज में हम आरसीएम चेक करते हैं, साफ साफ ये अनरजिस्टर्ड भी है, मतलब आरसीएम ही आएगा यहाँ पे। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वैसे इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए अभी। सो इस केस में आरसीएम आएगा, बिल्कुल आएगा। हमें खुद को क्या करना पड़ेगा, आरसीएम में जीएसटी पे करना रहेगा इसका। उसके बाद फ्रेट पेड टू हॉर्स कार्ट पुलर फॉर इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर आपको अगर एग्जेम्पशन एंट्री याद हो कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के केस में अगर रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उसमें एक्सेप्शन रहते हैं दो, क्या, जीटीए है या कुरियर सर्विसेज है। ये दो एक्सेप्शन को छोड़कर अगर आप रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाते हो तो उसके केस में देयर इज़ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन। तो इसके केस में देयर इज़ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन एंट्री, इसलिए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। दोबारा बता देती हूँ कि देयर इज़ एग्जेम्पशन एंट्री फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड एक्सेप्ट जीटीए एंड कुरियर सर्विसेज। इसलिए यहाँ पे क्योंकि हॉर्स कार्ट पुलर के थ्रू हो रहा है ये पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट, जीटीए नहीं है ना ही कुरियर सर्विसेज है, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन आपको बिल्कुल मिल जाएगी। उसके बाद है लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस पेड टू लेबरर। अगर आप इस ट्रांजैक्शन को देखोगे, हमने ऐसी कोई आरसीएम एंट्री नहीं पढ़ी है क्या? मैंने तो नहीं पढ़ाई है, और ना ही मुझे लगता है आपके किसी और, अगर आप किसी और फैकल्टी से भी आपने पढ़ा हो तो किसी ने भी आपको इसकी आरसीएम एंट्री बताई होगी आज तक। ठीक है, सो देयर इज़ नो आरसीएम एंट्री अवेलेबल फॉर दिस ट्रांजैक्शन। अब आरसीएम नहीं है मतलब फॉरवर्ड चार्ज लगना चाहिए। एग्जेम्पशन एंट्री भी इसके लिए कोई दे नहीं रखी है, जीएसटी में देयर इज़ नो एग्जेम्पशन फॉर इट। सो ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट भी नहीं है। इस ट्रांजैक्शन में लगता है फॉरवर्ड चार्ज, लेकिन ट्विस्ट इतना सा है कि सामने वाला क्या है जो सप्लायर है सर्विसेज का, वो क्या है, लेबरर है। सो इट इज़ डीम्ड कंसिडर्ड कि वो क्या है, यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होगा, और रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन पे इसलिए जीएसटी नहीं आ पाएगा। दोबारा सुन लो, ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट नहीं है, इस पे आरसीएम भी नहीं आ रहा, इस पे एफसीएम आना चाहिए था, लेकिन लेबरर जनरली जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होंगे, इसलिए देयर विल बी नो जीएसटी ऑन दिस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है पेमेंट टू स्विफ्ट राइड सर्विसेज। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। पेमेंट टू स्विफ्ट राइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड टुवर्ड्स रेंटल ऑफ 4 इनोवा कार्स एयर कंडीशनड हायर्ड फॉर सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सो मोटर व्हीकल्स का रेंटिंग वाला जो ट्रांजैक्शन रहता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके केस में एक आरसीएम एंट्री क्या बोलती है कि सप्लायर कौन होना चाहिए, सप्लायर आपका होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रेसिपेंट क्या होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट, तो आरसीएम आता है। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट से अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लाई होती है तो आता है आरसीएम। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन है, पेमेंट हमने किसको किया है, सप्लायर कौन है यहाँ पे, स्विफ्ट राइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट जो पहली कंडीशन थी वो क्या हो गई, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ पे आरसीएम तो आएगा नहीं, आरसीएम नहीं आएगा, इसका मतलब फॉरवर्ड चार्ज में ये दोनों ट्रांजैक्शन क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद है रेंट पेड टू लखनऊ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर रिटेल शोरूम। इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट आप किसको दे रहे हो, CGST UTLA को, तो वहाँ पे आरसीएम आता है, सो ये ट्रांजैक्शन पे आरसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं एनक्लोज कर दी थी ताकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैंने लिखा था, ये पता चल जाए आपको। बाकी इस ट्रांजैक्शन पे वैसे आइडियली एफसीएम लग रहा है। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये जो ट्रांजैक्शन है ये रिसीव का है, मतलब हमारी आउटवर्ड सप्लाई का है। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी है, तो ये क्या होता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है, एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई पर ये। ठीक है, उसके बाद फीस पेड टू
government for certification relating to safety of workers. Certification is statutory requirement for manufacturers of textile products. तो इसके लिए स्पेसिफिक एग्जेम्पशन दे रखी है, एग्जेम्पशन एंट्री अगर आपको याद हो कि सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए जो फीस पे होती है दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट है दोनों ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन दे रखा है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या है, ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है, तो इसके ऊपर जीएसटी आएगा नहीं। पर अगर रिवर्सल ऑफ आईटीसी की कैलकुलेशन करनी पड़ी तो बात अलग है, तब हम देख लेंगे इसका कुछ इम्प्लीकेशन होगा तो। फिर एग्रीकल्चरल लैंड का सेल है तो ये शेड्यूल 3 वाला ट्रांजैक्शन हो जाएगा, और ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग का सेल है तो ये भी शेड्यूल 3 का ट्रांजैक्शन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये फ्लीट वेव कार्गो का अगर कुछ यूज़ आएगा, ये मेरे को लग रहा है टीओएस से रिलेटेड है इम्प्लीकेशन, तो इसको तब देख लेंगे। उसके बाद बोल रखा है कुछ स्टॉक का ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसको भी अगर रेलिवेंट जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई बतानी है विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रिसीव्ड बाय कानपुर एंड आगरा यूनिट्स एंड रिटेल शोरूम एट लखनऊ। एग्रीगेट वैल्यू बतानी है, मतलब तीनों का समअप करके हमें बता देना है अमाउंट। सो अगर आप देखोगे एग्जेम्प्ट हमने कहाँ कहाँ देखा है, एग्जेम्प्ट एक तो ये एग्जेम्प्ट था, ठीक है, 5000 ये एग्जेम्प्ट है, और 15,000 ये एग्जेम्प्ट है। तो 15 + 15 30 एंड +5 35,000, ठीक है। सो और कोई एग्जेम्प्ट यहाँ पे है नहीं। ये जो एग्जेम्प्ट था ये एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई है, हमें इनवर्ड सप्लाई बतानी है, ठीक है, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा। एंड देखो एक इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे मैंने लिखा है नो जीएसटी, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है एग्जेम्प्ट। देखो एग्जेम्प्ट इज डिफरेंट एंड नो जीएसटी ड्यू टू कि सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है इज डिफरेंट थिंग, तो इन दोनों को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए वो जीएसटी चार्ज नहीं कर पा रहा, आरसीएम में वो कवर नहीं हो रहा, इसलिए ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लग नहीं पा रहा, इज डिफरेंट फ्रॉम कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जीएसटी लगता ही नहीं है, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंशिएशन है। सो यहाँ पे 35,000 वुड बी दी आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय कानपुर एंड आगरा यूनिट्स फॉल अंडर शेड्यूल 3। तो हमने देखा ना वो एक तो बिल्डिंग और एग्रीकल्चरल लैंड का सेल वाला ट्रांजैक्शन था, ये शेड्यूल 3 में आएंगे। सेल ऑफ सिक्योरिटी शेड्यूल 3 में फॉल नहीं करता है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ पे जीएसटी इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये ना तो गुड्स होते हैं ना ही सर्विसेज के डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है, इसलिए शेड्यूल 3 वाला नहीं है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट्स ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ना कि शेड्यूल 3 वाली सप्लाई, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड बाय आगरा कानपुर यूनिट्स एंड रिटेल शोरूम लखनऊ और विजन वीव प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, जिस पे जीएसटी आरसीएम में पेबल है, वो हमें बताना है। सो आरसीएम देखो इस पे है, इस पे है, तो आगरा यूनिट के केस में ये 1.5, और कुछ है क्या जिस पे आरसीएम है, नहीं। सो आगरा यूनिट के केस में 1.5 लाख हो जाएगा, कानपुर यूनिट के केस में 35,000 हो जाएगा, और रिटेल शोरूम लखनऊ के केस में 3,20,000 हो जाएगा। ऑप्शंस देखेंगे, नहीं फर्स्ट करेक्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है। हाँ, सो आगरा यूनिट 1.5, कानपुर 35 एंड रिटेल शोरूम 320। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फ्लीट वेव कार्गो। अब जो टीयूएस वाला पॉइंट था, ऑप्शन पॉइंट 2 जो था उसको हम देख लेते हैं। सो इन केस ऑफ फ्लीट वेव कार्गो हैज़ इशूड इनवॉइस फॉर GTA सर्विसेज ऑन January 5 ऑन कानपुर यूनिट एंड आगरा यूनिट। कानपुर यूनिट ने पेमेंट किया 27 जनवरी को और आगरा यूनिट ने 28 मार्च को। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आरसीएम में था तो यहाँ पर जीएसटी का इनवॉइस रेज करने की जो लाइबिलिटी थी वो किसकी थी। अगर आपको याद हो कि अगर आरसीएम वाला केस होता है 9394 का, और सप्लायर क्या हो
अनरजिस्टर्ड हो, तो उसके केस में इनवॉइस इशू करने की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो रेसिपेंट पे होती है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे आरसीएम का केस है, बिल्कुल आरसीएम का केस है, और ये क्या है, अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में बिल्कुल अनरजिस्टर्ड है। तो इनवॉइस इशू किसको करना था, इनवॉइस इशू करने की लाइबिलिटी थी रेसिपेंट। रेसिपेंट कौन है, हम। ठीक है, सो आगरा यूनिट और कानपुर यूनिट को खुद को इनवॉइस रेज करना था। अब इस केस में टीओएस आरसीएम के केस में, सर्विसेज के आरसीएम के केस में क्या होता है, या तो आप डेट ऑफ पेमेंट को कंसिडर करते हो और उसको कंपेयर करते हो, किससे कंपेयर करते हो, अगर सप्लायर इनवॉइस रेज करने के लिए लाइबल होता है तो 61st डे लेते हो, और अगर इनवॉइस कौन रेज कर रहा है, इनवॉइस रेज करने के लिए रेसिपेंट लाइबल है, तो रेसिपेंट जब इनवॉइस रेज करता है उस डेट को कंसिडर करते हो। सो भले ही यहाँ पर फ्लीट पे कार्गो ने इनवॉइस रेज करा हो, पर ही वॉज नॉट लाइबल। सो ये जो 5 जनवरी की डेट है टोटली इररेलेवेंट है यहाँ पे, क्या टोटली इररेलेवेंट है। सो डेट्स कौन सी कंसिडर होगी, पेमेंट की डेट कंसिडर होगी। ठीक है, ये पेमेंट की डेट कंसिडर होगी, और जो यूनिट्स कानपुर यूनिट और आगरा यूनिट ने इनवॉइस रेज करे उनकी डेट, आरसीएम इनवॉइस की डेट्स कंसिडर होगी यहाँ पे। सो विच एवर इज अर्लियर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सो देखो कानपुर यूनिट के केस में पेमेंट तो है 27 जनवरी का, और इनवॉइस कब का है, 1 फरवरी का। सो जनवरी 27 हो जाएगा अर्लियर। और आगरा यूनिट के केस में मार्च 28 और जनवरी 29, अर्लियर क्या हो जाएगा, जनवरी 29। सो आगरा यूनिट जनवरी 29 एंड कानपुर यूनिट जनवरी 27। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। उसके बाद है वैल्यू सप्लाइड मेड फ्रॉम कानपुर टू आगरा यूनिट एंड पंजाब यूनिट टू रिटेल शोरूम एट दिल्ली। सो इसका थर्ड पॉइंट था ये स्टॉक ट्रांसफ़र वाला, कि स्टॉक वैल्यूड एट 7,30,000 ट्रांसफ़र हुआ है कानपुर यूनिट से आगरा यूनिट को जनवरी 16। देखो कानपुर यूनिट और आगरा यूनिट ये क्या है, सेम रजिस्ट्रेशन में है, सिंगल रजिस्ट्रेशन में है, तो ये तो क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है। सिंगल रजिस्ट्रेशन में है तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है, ये तो सप्लाई ही नहीं है ट्रांजैक्शन। तो कुछ भी वैल्यू है इस पर ट्रांजैक्शन में जीएसटी नहीं लगेगा, देयर इज नो सप्लाई इन दिस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ है पंजाब यूनिट से दिल्ली, ये दोनों सेपरेट रजिस्ट्रेशन में है, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये ट्रांजैक्शन हम कंसिडर करेंगे टैक्सेबिलिटी के लिए। सप्लायर ये ट्रांजैक्शन है। स्टॉक वैल्यूड एट 6,80,000, लेकिन बिलिंग कितने अमाउंट पे करी है, 5 लाख रुपीज़ पे करी है, तो हमें रूल 28 का कंसिडर करना रहेगा। पर देखो आगे इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे कि आगरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और रिटेल शोरूम लोकेटेड इन दिल्ली ये एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए। ठीक है, सो ओपन मार्केट वैल्यू जो हम सब कंसिडर करते हैं वो यहाँ पे हमें अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर रेसिपेंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल होता है तो जो आपकी इनवॉइस वैल्यू है उसी को हम ओपन मार्केट वैल्यू मान लेते हैं, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, सो 5 लाख रुपीज़ ही आपका यहाँ पे सप्लाई वैल्यू हो जाएगा, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए तो नील वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर होगा। ठीक है, तो स्टॉक ट्रांसफ़र बिटवीन कानपुर यूनिट और आगरा यूनिट तो सप्लाई ही नहीं है, और पंजाब यूनिट से जो दिल्ली रिटेल शोरूम को ट्रांसफ़र हुआ है उसके लिए 5 लाख रुपीज़ वुड बी कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये इंडिविजुअल एमसीक्यू है कि राजेश एन इम्पोर्टर cleared a shipment of electronic goods. After clearance, he realized that the duty paid was less than the actual due amount because of clerical error in the entry file. वो चाहता है कि इसको रिवाइज कर दे। However, recently the customs department initiated an audit और इन्फॉर्म कर दिया राजेश को इस बारे में कि उन्होंने इतना ही शॉर्टफॉल कर रखा है। अब इसको वॉलेंट्री रिवाइज करना चाहते हैं मिस्टर राजेश, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं। आप पकड़े गए उसके बाद वॉलेंट्री रिविजन, मतलब वॉलेंट्री रिविजन उसको कहेंगे भी क्या भाई, आप पकड़े जाने से पहले करते तो वो वॉलेंट्री रिविजन होता। अब तो आप पकड़े जा चुके हो, डिपार्टमेंट ने आपको बताई है आपकी गलती, अब आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते हो। सो नो रिविजन ऑफ एंट्री, नो, as revision of entry is not allowed once an audit or search action has been initiated
एंड द इम्पोर्टर हैज़ बीन इंटीमेटेड। तो इसके इनिशिएट होने के बाद आपको इंटीमेशन भी मिल गया, उसके बाद आप इसका रिविजन ऑफ एंट्री नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब है जीएसटी कंपटीशन का क्वेश्चन। सो One Point Supply Private Limited, a registered entity under GST in the state of Maharashtra. It is engaged in making various supplies. It provides the following information for the month of April. हमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स दे रखी है, इनवर्ड सप्लाई की कुछ डिटेल्स दे रखी है, 9-18% GST की रेट्स हैं, कोई ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC है नहीं, हमें एलिजिबल ITC कंप्यूट करना है, मिनिमम GST लाइबिलिटी बतानी है इन कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो पे करेंगे, और आइसगेट पोर्टल का भी सेपरेटली इन्होंने पूछा है तो वो भी हम बता देंगे, ठीक है। सो नथिंग मोर, ओके। तो देखो पहला ट्रांजैक्शन दे रखा है, सप्लाइड अ कंसाइनमेंट ऑफ 50 पावर ड्रिल किट्स टू मेसर्स बिल्ड प्रो एंड सन्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ मेसर्स टूल मार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये क्या है, बिल्ड टू शिप टू का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। हमने सप्लाई करा कहाँ है, हमने डिलीवरी जो बेसिकली करी है वो महाराष्ट्र में करी है, लेकिन हमने जो एक्चुअल सेल करी है वो किसको करी है, मेसर्स टूल मार्ट को करी है। तो जिसके इंस्ट्रक्शन पे आप बेसिकली सप्लाई कर रहे होते हैं उसकी रजिस्टर्ड प्लेस को आप प्लेस टू सप्लाई कंसिडर करते हो फॉर बिल्ड टू शिप टू मॉडल का कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, और आप खुद कहाँ के हो, महाराष्ट्र के, तो यहाँ पे लगेगा IGST, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CS और I का कॉलम बना ही देती हूँ। सो 6 लाख का 18% अगर मैं करूँ, 6 लाख इंटू 18% इट कम्स 1,08,000, ठीक है। सो 1,08,000 का यहाँ पे GST आ जाएगा। उसके बाद सप्लाइड सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म कोकून्स। मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क वॉर्म के केस में क्या आता है, रिवर्स चार्ज आता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो आपका रेसिपेंट है ना वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे आज से महंगा क्या, हमने किसको किया है, सिल्क ऑरा क्रिएशंस को ये सप्लाई करी है, और सिल्क ऑरा क्रिएशंस GST में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो RCM आ जाता है, बट क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड है सो RCM तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज आएगा। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब हम ही सेल करें तो हमें ही GST चार्ज करना रहेगा। इनवॉइस पे एड्रेस किसका है, नासिक महाराष्ट्र वाली फैक्ट्री का है, ठीक है। सो महाराष्ट्र में हुआ है तो C + SGST लग जाएगा। सो 4 लाख का 9% हो जाएगा 36,000, ठीक है। उसके बाद है provided complimentary training at Kalyani Village Resort, Mumbai, Maharashtra to its agents within Maharashtra on effective handling of customer queries। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने एजेंट्स को बेसिकली ट्रेनिंग दी है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग है। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब होना चाहिए था, और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 9 लाख का अमाउंट है ना यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे डैश लिखा हुआ आना चाहिए था, ठीक है। सो ये 9 लाख का अमाउंट मेरे अकॉर्डिंग गलत है, ये डैश होना चाहिए। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी है, ठीक है, तभी तो हम शेड्यूल 1 का इम्प्लीकेशन चेक करेंगे यहाँ पे, और आंसर भी अगर आप देखोगे इन्होंने वैसे ही फ्रेम कर रखा है। सो ओपन मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है 2.6 लाख, लाइक काइंड एंड क्वालिटी की दे रखी है। तो ये बेसिकली रूल 28 हमसे लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन रूल 28 तो हम तब लगाएंगे ना जब ये शेड्यूल 1 में फॉल तो हो रहा हो, ये डीम्ड सप्लाई हो तो सही, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन है तो शेड्यूल 1 में फॉल करेगा, तभी तो हम रूल 28 वगैरह का इम्प्लीकेशन चेक करके हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे और फिर उस पर GST लगाएंगे। तो पहले वो सप्लाई तो हो। अब शेड्यूल 1 में प्रिंसिपल टू एजेंट अगर गुड्स का सप्लाई होता है ना तो शेड्यूल 1 में फॉल करता है, पर यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग विच इज़ अ सर्विस, और सर्विस के केस में देयर इज नो शेड्यूल 1 का इम्प्लीकेशन। सर्विस के केस में शेड्यूल 1 नहीं लगता है, सिर्फ गुड्स के केस में लगता है। तो ये डीम्ड सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई ही नहीं है ये ट्रांजैक्शन। सो ये रूल 28 तो क्यों ही लगाना है, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन पे वुड बी नो GST। उसके बाद ट्रांसफर करा है टेनेसी राइट्स ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स टेकन ऑन रेंट लोकेटेड इन मुंबई फॉर अ टेनेसी प्रीमियम टू
नेक्सस सोर्स लिमिटेड ऑफ कानपुर उत्तर प्रदेश, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी आपने पे कर दी है, ठीक है। सो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ी से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये शेड्यूल 3 वाला मतलब लैंड बिल्डिंग का सेल तो है नहीं, नॉर्मली टेनेंसी राइट्स का ट्रांसफ़र है विच फॉल्स अंडर शेड्यूल 2, मतलब टैक्सेबल है, ये सप्लाई कंसिडर होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पे। सो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या हो जाएगा, मुंबई का मुंबई, ठीक है। सो ये IGST यहाँ पे लगेगा एंड 8 लाख पे अगर मैं 18% GST लगाऊँ तो इट वुड बी, सॉरी C और S लगेगा ना यहाँ पे, तो महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में है ना आप, हाँ C और S GST लगेगा। सो 72,000 यहाँ पे GST आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इनवर्ट सप्लाई की डिटेल्स बोल रखी है कि इंपोर्ट किया आपने ब्लूटूथ स्पीकर्स कोरिया से, और ये गुड्स हमारे रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पे 30 अप्रैल को आ भी गए हैं, तो अप्रैल में आ चुके हैं, तो आप बिल्कुल इसका ITC ले सकते हो। वैल्यू फॉर पर्पस ऑफ लेविंग GST IGST इज़ 4 लाख रुपीज़। सो 4 लाख पे हम ITC निकाल देंगे, 4 लाख का 18% वुड बी 72,000, 72,000 का यहाँ पे IGST हो गया। उसके बाद पार्टिसिपेशन फ़ी पे करिए फॉर बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन जर्मनी ऑर्गेनाइज बाय ध्वनि इंडिया लिमिटेड। बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर GST, तो उसके लिए आप जो भी फीस वगैरह पे कर रहे हो ये GST में एग्जेम्प्ट रहता है, स्पेसिफिक एग्जेम्पशन एंट्री है, हेल्ड आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए पर, तो ये तो एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़ ऑन रोल शेड्यूल 3 में नो GST। और उसके बाद कंज्यूमेबल्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स लोकेटेड इन गुजरात है तो IGST आएगा। पर ये 1,50,000 के अमाउंट में डीजल का अमाउंट भी इंक्लूडेड है 75,000 का। सो डीजल पे क्या है, टेम्परेरी अभी GST लगता नहीं है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है, तो 75,000 पे ज़रूर से आप GST लगाओगे 18% की रेट से। सो इट वुड बी 75,000 इंटू 18% कम्स 13,500। सो यहाँ पे आ जाएगा 13,500, ठीक है। बस सो आपके पास टोटल ITC तो कितना अवेलेबल है, 13,500 प्लस 72,000 कम्स 85,500, ठीक है। और यहाँ पे 1,08,000 और 72 प्लस 36 अगेन 1,08,000, सो 108K 108K एंड 108K, ठीक है। सो ये जो IGST वाला है आप IGST से पूरा सेट ऑफ कर सकते हो, है ना। बाकी जो बचेगा अमाउंट 108K में से अगर मैं 85,500 लेस करूँ तो 22,500 बचेगा ये नेट, ठीक है। तो 108K 108K और 22,500 ये एक तो कैश में पे होगा, और साथ ही साथ इन्होंने पूछा है आइस गेट पोर्टल से आप कितना कैश में पे करोगे, तो आइस गेट पोर्टल पे आप ये IGST जो इम्पोर्ट वाला है ना ये पे करोगे, सो दैट इज़ 72,000। सो आइस गेट वाला 72,000 का और आ जाएगा, ठीक है। आंसर अगर हम देखें ये हमने कर ही लिया था। सो 1,08,000 1,08,000 22,500 एंड 72,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ISD। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, तो इसको हम क्विकली ही देख लेंगे, मतलब कुछ खास इसमें कुछ फिगर्स भी चेंज नहीं कर रखे ICAI ने। सो देखो क्या दे रखा है हमें कि ISD रजिस्ट्रेशन ले रखा है केरला में, ISD इनवॉइसेस रेज किए जाते हैं इस यूनिट से, सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पे आते हैं सीधा। देखो टर्नओवर दे रखा है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड त्रिवेंद्रम का केरला, मतलब ये तो एक यूनिट है और एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ISD वाला और है केरला में, ठीक है। 12, 60, 36, 72 टोटल ITC दे रखा है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 48 लाख का, जिसमें से 12 लाख तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है किसको, बेंगलोर यूनिट को, ठीक है। तो IGST
के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, केरला से बेंगलुरु में, है ना, या IGST के फॉर्म में जाएगा। उसके बाद तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद यूनिट से रिलेटेड 6 लाख का ITC है, 3 लाख C और SGST पर ये, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम वाली जो यूनिट है इसको तो C और S के फॉर्म में जाएगा, और हैदराबाद वाली यूनिट को ये IGST के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। 6 लाख हैं, इनको इनके टर्नओवर के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, 36 और 72 के बेसिस पे। तो ये 4 और 2 हो जाएगा, है ना। और ये जो 4 वाला है इसका भी 2 पार्ट अगर हम जब करेंगे C और S में तो ये 2 और 2 हो जाएगा। सो टोटल 2 2 2। अगर मैं आपको आंसर दिखा दूँ, साथ साथ देखते चलते हैं इसका, तो ठीक है। हाँ, सो देखो ये पहला 12 लाख IGST के फॉर्म में था, IGST में चला जाएगा। ये 2 2 और 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तिरुवनंतपुरम यूनिट को टोटल 4 लाख ट्रांसफ़र हुआ है, और हैदराबाद यूनिट को सिंगल 2 लाख। उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्रेडिट है ना, वो कॉमन क्रेडिट है, सारी यूनिट्स को एट्रीब्यूटेबल है। और रिसीव फ्रॉम लोकल सप्लायर्स इन केरला, मतलब C और S के फॉर्म में ये अवेलेबल है एट प्रेजेंट। इसका हम ट्रांसफ़र देखो C और S की तरह ही करेंगे, किसको, केरला यूनिट को, और बाकी सबको करेंगे I के फॉर्म में, ठीक है। सो बचा कितना, 48 माइनस 12 माइनस 6, 36 एंड 30, है ना, 30 लाख बचेगा। 30 लाख को हम कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 1:5:3:6, ठीक है। सो 15, सो 30 डिवाइडेड बाय 15, 2 लाख मुंबई यूनिट को, फिर 10, 6 और 30 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6 वुड बी 18, सॉरी 12 है, बट C और S के फॉर्म में जाएगा तो इसको क्या आधा आधा होके 6 + 6 हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो अगर आप देखोगे 12 10 6 6 6। उसके बाद एक डेबिट नोट आया है। डेबिट नोट से आपका बेसिकली क्या होगा, ITC आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। IGST के रिगार्डिंग है ये। टोटल अमाउंट कितना है, 50 लाख का है। इट पर्टेन्स टू ऑल 4 यूनिट्स, ठीक है। ये पर जो ये अमाउंट है 50 लाख, ये तो क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है आपका, VOS है ये। इसके ऊपर 12% IGST लगेगा, ठीक है। सो इट वुड बी 50 लाख इंटू 12% कम्स 6 लाख रुपीज़, ठीक है। अब 6 लाख को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो डिवाइडेड बाय 15 कर देते हैं, तो 0.4 टू महाराष्ट्र, और IGST के फॉर्म में तो सबको ही IGST के फॉर्म में ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। 0.4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2, 1.2 एंड 2.4, सो 0.4 2 1.2 एंड 2.4। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट से आपका बेसिकली आप रिड्यूस करोगे ITC वाला, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ GST हमें अमाउंट दे रखा है 118 का। सो टोटल C और S है इसमें, है ना। सो 118 को हम GST रेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि GST का अमाउंट तो कितना होगा 18, 9 + 9, और ये वैल्यू कितनी है 100 + 18 वाली वैल्यू है। सो इससे हमें 18 रुपीज़ का GST मिल जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इट इज़ एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू तिरुवनंतपुरम केरला यूनिट, है ना। सो सिर्फ जो ये केरला यूनिट है वहाँ से ही हम इसको रिवर्स करेंगे तो 99 लाख का
रिवर्सल हो जाएगा कि सी और एस के फॉर्म में है। ठीक है, सो आंसर में अगर आप देखोगे 99 lakhs का ये सिर्फ तिरुवनंतपुरम केरला यूनिट से रिवर्सल होगा। अब अगर आप देखोगे नेट अमाउंट कैलकुलेट आके आएंगे और इसके केस में ये नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में जाने का मतलब ये आपकी बेसिकली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आपको पे करना रहेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्की स्पेस डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड and Skyview Infra LLP entered into an agreement in June to provide architectural services. 2 lakhs का एडवांस पे कर दिया Skyview ने on 15th May for provision of said services. However, before Arki Space could render the architectural services, the contract was cancelled on 25th May due to some legal permission delays. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया। आर्की स्पेस ने ऑलरेडी इनवॉइस इशू कर दिया था इस एडवांस अमाउंट के लिए और एप्लीकेबल जीएसटी भी पे कर दिया था। एज अ टैक्स कंसल्टेंट आपको बताना है कि क्या आर्की स्पेस इज एलिजिबल टू क्लेम अ रिफंड ऑफ द ऑलरेडी पेड जीएसटी ऑन द एडवांस और वेदर इट शुड एडजस्ट इट्स टैक्स लायबिलिटी इन इट्स जीएसटी रिटर्न्स। देखो आप क्या कर चुके हैं, इनवॉइस रेस कर चुके हो, आप रिफंड क्लेम नहीं फाइल करोगे, यहाँ पे आप क्रेडिट नोट के थ्रू इस पर्टिकुलर जो जीएसटी लायबिलिटी है उसका एडजस्टमेंट आप करोगे। आप क्रेडिट नोट रेस कर दोगे सामने वाले को, सामने वाला अकॉर्डिंगली अपना आईटीसी कम कर देगा और आप उतनी से अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर दोगे। पर अगर इन केस आपके पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं तो उस केस में आप रिफंड फाइल कर सकते हो, बट एट फर्स्ट इंस्टेंस आपको रिफंड फाइल करने के लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। सो जब आप इनवॉइस ऑलरेडी रेस कर चुके हो और अब वो सब्सिक्वेंटली कैंसिल हो रहा है तो उस केस में हम क्रेडिट नोट रेस करते हैं। ठीक है, क्रेडिट नोट कब तक रेस कर सकते हो आप, वो आप बता दोगे कि आप बेसिकली एनुअल रिटर्न की डेट हो 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर तक आप ये कर सकते हो। ठीक है, आप सेपरेट रिफंड क्लेम नहीं फाइल करोगे। हाउएवर इन केसेस वेयर सप्लायर डज नॉट हैव एनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, उस केस में आप ज़रूर से रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हो। तो अभी एट प्रेजेंट केस में आपको क्रेडिट नोट रेस करना है और अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ना हो तो आप रिफंड क्लेम के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mrs. Vikram Aditya Rao, registered supplier under GST in the state of Gujarat. It is engaged in providing financial consultancy services across various states in India. He made several taxable supplies during the month of April. On 18th April, he collected the IGST of 15,50,000 from his clients for services rendered. However, owing to internal accounting delays and a system migration ongoing in this firm, Mr. Rao failed to deposit the said tax amount within 30 days from the due date of payment. तो आपने बेसिकली जीएसटी कलेक्ट कर लिया बट 30 डेज़ के विदिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया है। अभी तक आपको कोई एससीएन इशू नहीं हुआ है और बिफोर एससीएन आपको इशू हो आप खुद से ये जो आउटस्टैंडिंग जीएसटी लायबिलिटी है उसको आप डिस्चार्ज करना चाहते हो। ही बिलीव्स दैट इफ द टैक्स इज पेड बिफोर इशुएंस ऑफ एससीएन कोई पेनल्टी पेबल नहीं होगी। हमें बताना है क्या इनका ये कंटेंशन सही है। सेल्फ असेस टोटल लायबिलिटी 15,50,000 की और पेमेंट आपने 26 जून को किया है। सो देखो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, कोई दोहराई नहीं है। अगर मैं बात करूँ पेनल्टी की तो पेनल्टी भी आपके ऊपर लगेगी क्योंकि जो 74A में 60 डेज़ विद इन 60 डेज़ ऑफ एससीएन और एससीएन से पहले जो आपको पेनल्टी से छूट मिलती है ना वो कब मिलती है, जनरल केसेस में। पर अगर आपने क्या किया है टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को 30 डेज़ में आप बेसिकली जमा नहीं करवा रहे हो, ठीक है, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ बेसिकली रिटर्न पेमेंट, तो उसके केस में आपको पेनल्टी से कोई छूट नहीं मिलती है। सो यहाँ पे आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी होती है 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और क्योंकि आईजीएसटी बोल रखा है तो 20,000 विच एवर इज़ हायर। तो टैक्स का मतलब आईजीएसटी का 10% कितना होगा 1,55,000 और 20 के हायर क्या आता है, हायर वुड बी 1,55,000। ठीक है, तो ये तो पेनल्टी हो गई आपकी। और 18 अप्रैल को आपने मतलब अप्रैल में आपने क्या किया जीएसटी कलेक्ट, तो आपको ये जमा कब तक करवाना था 28 मई तक, है ना, जीएसटीआर 3B की डेट तक। सो 28 मई तक करवाना था। सो आपके ऊपर अब इंटरेस्ट लगेगा 21 मई से लेकर कहाँ तक का
26 जून तक का, विच मीन्स 26 डेज ऑफ जून, एंड मई के अगर मैं डेज काउंट करूँ तो कितने हो जाएंगे, 11 डेज, टोटल 37 डेज का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा ऑन 15,50,000 इंटू 18% इंटू 37/365। अगर हम ये कैलकुलेट करें तो 1550 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 37 divided by 365, it comes 28,282 28,282 का इंटरेस्ट और पेनल्टी 155,500 की, ठीक है, 155,500 नहीं, 155,500 1,55,000 ही है, ये इन्होंने गलत कर रखा है, 1,55,000 होगा ये, 500 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Sing Sang Limited, a registered company under GST law in the state of UP, is engaged in business of manufacturing and supplying electronical musical instruments. The company has an office and warehousing facility in Noida, Uttar Pradesh, from where it carries out business operations and maintains all accounting and GST related records. On 10th July, Sing Sang Limited received a notice for audit from Jurisdictional Tax Authority under Section 65, ठीक है, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी सेक्शन 65 का आपके पास नोटिस आ गया है। जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपसे मांगी थी वो आपने सबमिट कब कर दी, 25 जुलाई को, और एक्चुअली में ऑडिट टीम ने विजिट कब किया आपकी प्रीमाइसेस को, 8 अगस्त को। हमें टाइम लिमिट बतानी है जिसके बीच में ये ऑडिट आपको कंप्लीट करनी रहती है टैक्स अथॉरिटीज़ को। अज्यूम करना है कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है, तो जो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन होता है वो आपको कंसिडर नहीं करना, जो नॉर्मल टाइम लिमिट है 3 मंथ्स वाली वो कंसिडर करनी है। और वो कहाँ से काउंट करते हैं 3 मंथ्स, फ्रॉम एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट और सबमिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज लेटर को कंसिडर करते हैं। सो लेटर क्या है 8 अगस्त, तो 8 अगस्त प्लस 3 मंथ्स, सितंबर अक्टूबर नवंबर, सो 8 नवंबर इज दी टाइम लिमिट, ठीक है। सो लेटर हो गया 8 अगस्त और 3 मंथ्स कहाँ से काउंट करेंगे, 8 अगस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Messrs Global Machines Private Limited, importer based at Chennai में, imported a consignment of specialized steel rods in May 2025 for manufacturing high precision auto parts. Since the company does not have the required machinery for cutting and shaping, it sent those rods to a local job worker. Messrs Sharp Tools and Company, same day under a delivery challan and an EV bill mentioning the description and quantity of rods. Job worker maintains records of receipt processes carried out in the scrap generated. However, due to delays in production schedules, the rods remain with the job worker till June 2026. May 25 में भेजा था, जून 2026 हो गया, 1 साल से ज़्यादा। अपॉन इंस्पेक्शन ऑफ जुरिसडिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर, यहाँ पे हम कस्टम्स वाले जॉब वर्कर वाले रूल लगाएंगे, ठीक है। सो जीएसटी वाले को भूल जाओ, कस्टम्स के केस में 1 ईयर का टाइम लिमिट रहता है आपके पास, सो 1 साल से ज़्यादा हो गया। इम्पोर्टर इज अनेबल टू establish proper utilization of some of the rods as per the particulars furnished earlier. अगर आप utilization as per the particulars नहीं करते हो तो आपके ऊपर रूल 11 और 12 में आपके ऊपर penal provisions इन्वोक किए जा सकते हैं as per these rules. So हमें बताना मैक्सिमम टाइम लिमिट 1 ईयर वाला रहता है, क्या कंप्लाई हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद whether importer shall be responsible for ensuring that the said goods are used in accordance, बिल्कुल आपको इंश्योर करना पड़ता है accordance with the rules इनका यूज़ हो, नहीं होता तो रूल 11-12 का मैंने बताया penal provisions. What record keeping responsibilities does the job worker have? तो जो भी आपके पास स्क्रैप जनरेट हो रहा है आप उसका रिकॉर्ड रखोगे, जितना आया, कब आपने बेसिकली उसको वापस वगैरह किया, क्या प्रोसेस उस पर कैरी आउट किया, वो सब आपको बताना पड़ता है। और आपसे जब भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाए जुरिसडिक्शनल ऑफिसर के थ्रू आपको सबमिट करनी पड़ती है। इफ़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस रॉड्स नीड्स टू बी सेंड टू अनदर जॉब वर्कर, तो आप कैसे भेजोगे, वही ई वे बिल एंड डिलीवरी चालान के थ्रू, ठीक है। सो अगर आप देखोगे इस आंसर को 1 ईयर के बियॉन्ड कर दिया, सो आपने कंप्लायंस नहीं किया है। उसके बाद रूल 11-12 में आपके ऊपर नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है।
आपको अकाउंट रखना था रिसीट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन बेस जनरेटेड, और जब भी आपसे मांगी जाए इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। और अगर आप इनको भेजोगे तो इनवॉइस और इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल के कवर के अंदर भेजोगे। ठीक है, कस्टम्स में जब भी आता है तो ये इनवॉइस ही आप यूज़ करोगे, नॉट डिलीवरी चालान। ठीक है, फिर उसके बाद एफटीपी पे क्वेश्चन दे रखा है, जो अमेंडमेंट आया था कि आप कंसल्टेशन सीख कर सकते हो ड्राफ्ट पे, जो भी आप एफटीपी में अमेंडमेंट कर दो उसके ड्राफ्ट पे आप कंसल्टेशन ले सकते हो स्टेक होल्डर्स से। 30 डेज दिए जाती है फीडबैक के लिए। जो ग्लोबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन थे उन्होंने कुछ डिटेल सजेशंस दिए, गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया उन सजेशंस का, लेकिन फाइनल अमेंडमेंट ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया उन रिकमेंडेशंस को। GEA रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन why their views were rejected. Ministry provides a brief explanation stating that the acceptance of the suggestions would conflict with India's international obligations under a trade agreement. Separately, another association, Fresh Food Exporters Forum, also submitted views relating to said amendment. Their suggestions were not incorporated and the government did not provide any reasons for the rejection. हमें बताना है इन सब को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर। इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड टू ऑलवेज कंसल्ट स्टेक होल्डर्स बिफोर फॉर्मुलेटिंग और अमेंडिंग द FTP? नो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड। अगर उनका मन हो तो वो ओपिनियन उनका ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, और उनका मन हो तो वो उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करें, नहीं मन हो तो ना इनकॉर्पोरेट करें, और अगर इनकॉर्पोरेट नहीं भी किया तो वो रीजंस बताने के लिए तक भी ऑब्लाइज्ड नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट ने किया, रिजेक्ट कर दिया उनके, उसमें भी कोई गलती नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट मन चाहे वैसा कर सकती है। और क्या गवर्नमेंट लीगली डिस्क्लोज करने के लिए लायबल है? क्या आप लीगली उनसे डिमांड कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। यू डू नॉट हैव एनी लीगल राइट। और कब का गवर्नमेंट को बेसिकली रिजेक्ट कर सकती है स्टॉक होल्डर्स के व्यू को? सो जब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल हो, वो सब वाले रीजन हम देखते हैं। सो देखो, सबसे पहला वाला जो अगर आप आंसर देखोगे कि गवर्नमेंट ऑब्लाइज है क्या, बिल्कुल भी ऑब्लाइज नहीं है। अगर उसको रीजनेबल लगे तो वो सजेशंस आपसे ले, और उनके पास पूरा राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग ही इनको फॉर्मुलेट कर ले विदाउट टेकिंग योर व्यूज़ इनटू कंसिडरेशन। आप उनको कुछ नहीं कह सकते हो, तो गवर्नमेंट इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड। अगर इनकॉर्पोरेट नहीं भी किए जाते हैं आपके व्यूज़ तो गवर्नमेंट के पास पूरी छूट है। सो बिल्कुल गवर्नमेंट ने सही किया है यहाँ पे, GEA के प्रपोजल को अगर रिजेक्ट भी कर दिया। और गवर्नमेंट ऑब्लाइज भी नहीं कि वो आपको पूरे रीजंस वगैरह डिस्क्लोज करे कि उन्होंने क्यों आपके व्यूज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। आपके पास कोई लीगल राइट यहाँ पे है नहीं। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं गवर्नमेंट आपके व्यूज़ को रिजेक्ट कर दे कि किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन ख़राब हो रही है, या इंडिया की नेशनल इकोनॉमिक या फूड सिक्योरिटी को उससे हार्म हो सकता है, किसी भी आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स हैं उनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, उनके ऑब्जेक्टिव्स को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कौन से कॉन्ट्रारी है, या कॉन्फिडेंशियल या क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, डिस्क्लोजर हो सकता है उसके कारण, तो गवर्नमेंट कैन रिजेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, असेसेबल वैल्यू निकालनी है। ये भी इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नया इसमें है नहीं। हमें बता रखा है FOB वैल्यू ऑफ द मशीन 10,000 पाउंड्स, एयर फ्रेट 3,000 पाउंड्स, लाइसेंस फ़ी 400 पाउंड्स, और बाइंग कमीशन 20,000 इन इंडिया। बाइंग कमीशन इंक्लूड होगा नहीं, ठीक है। रेट ऑफ ड्यूटीज़ जो हमें लेनी है कंसिडर, देखो बिल ऑफ एंट्री 20 मई को फाइल हुआ है, रेट ऑफ एक्सचेंज उस दिन की है 99, और बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट है 7.5%। डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट है 25 मई को, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है 98.5, और रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10%। सो एक्सचेंज रेट तो हम कब की यूज़ करते हैं, बिल ऑफ एंट्री वाली, दैट इज़ 20 मई, और कस्टम ड्यूटी वाली कौन सी रेट यूज़ करते हैं, अराइवल या फिर बिल ऑफ एंट्री, विच एवर इज लेटर। सो लेटर क्या है 25 में, सो यहाँ पे 10% वुड बी कंसिडर्ड। सो अगर आप देखोगे 10,000 पाउंड्स था, कस्टम से FOB कैसे निकलेगी, लाइसेंस फ़ी भी इंक्लूड करेंगे 400, तो 10 400 ही हो जाएगा। मैं सजेस्ट करती हूँ दोनों करेंसीज में बना देना, मैं अभी एक में बता देती हूँ, ठीक है। एयर फ्रेट मैक्सिमम 20% हो सकता है, सो 10 400
का 20% वुड बी 2080 और 3000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। और इंश्योरेंस हमें दे नहीं रखा तो 1.125%, सो 117, ठीक है। दोनों करेंसीज में बना लेना ताकि आपके मार्क्स ना कटे। 1.125% ले रखा है, ठीक है। इन सब का टोटल हो जाएगा 12,597। इसमें मैं 99 लगा देती हूँ। 12,47,103, ठीक है। 12,47,103, इसके ऊपर 10% ड्यूटी, 10% SWS। इन तीनों का टोटल पे क्या लगता है IGST, 12% IGST यहाँ पे लग जाएगा। सो फाइनल जो हमने ड्यूटी पे करेगी 124,710, 124,701 एंड 166,114। सो ये 303,295 का टोटल ड्यूटी पेपर आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल कंप्लीट। राधे कृष्ण।